नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम सर्वोच्च न्यायालय डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, एमपीपीएससी की हम यूनिट नंबर 5 जो अपडेटेड सिलेबस है, यूनिट नंबर 5 जो अपडेटेड सिलेबस है 2024 वाला, उसके अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। उस यूनिट नंबर 5 में भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था लिख रखी है, उसके अंतर्गत जो जो टॉपिक मेंशन है वो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और भारतीय संसद हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था टॉपिक मेंशन है, लिख रखा है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके पहले मैंने सर्वोच्च न्यायालय का एक लेक्चर डाल चुका हूं, ये दूसरा लेक्चर है सर्वोच्च न्यायालय का। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको मेरा ये प्रयास और मेरा ये लेक्चर पसंद आएगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करें। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय क्या है। तो दोस्तों भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय है ना, शीर्ष न्यायालय है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय है एवं यह भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील हेतु अंतिम न्यायालय भी है। सबसे बड़ा न्यायालय है, अंतिम न्यायालय है। भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील हेतु अंतिम न्यायालय भी है। दोस्तों इतना ही याद रखना है इसमें। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। संविधान के तहत भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। ये सबसे वरिष्ठ संवैधानिक न्यायालय है दोस्तों, और इसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी है। तो अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों काम की बातें, जो बिल्कुल परीक्षा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्ट देखिए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34 है। दोस्तों याद रखना है, कितनी है? 34 है, यानी कि 34 है। 34 इज इक्वल टू एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक मुख्य न्यायाधीश होगा प्लस अन्य न्यायाधीश होंगे, इसलिए 33 प्लस अन्य न्यायाधीश 33 और एक जो होगा वो मुख्य न्यायाधीश होगा, है ना। तो इसलिए इन दोनों को प्लस कर दें, 34 है। तो वर्तमान में 34 है। अगला फैक्ट डिस्कस करेंगे, भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कब की गई थी, आपको जानकारी के लिए बता दूं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, सब भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी भारत शासन अधिनियम के तहत। वर्तमान का सर्वोच्च न्यायालय भारत शासन अधिनियम की ही देन है। दोस्तों भारत शासन अधिनियम के बारे में मैंने पढ़ा चुका हूं, चैनल प्लेलिस्ट देख लेना आप। 28 जनवरी जब संविधान लागू हुआ, हमारा संविधान लागू होने के बाद 28 जनवरी को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। यानी क्वेश्चन अपने को आया, मान लो भारत का यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया, तो 28 जनवरी 1950 को। आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ उसके बाद 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन या गठन किया गया था, ये याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, संघीय न्यायालय की स्थापना तो 1 अक्टूबर 1937 कौन से अधिनियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय इसका ही देन है, किसका? 1935 का देन है, और 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था, इतना याद रखना है। अब अगला फैक्ट देखिए, संविधान के अनुच्छेद 124, दोस्तों 124 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 जो है, इसमें लिख रखा है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। तो समझ में आया इसमें क्या लिख रखा है अनुच्छेद 124 में? अनुच्छेद 124 में लिख रखा है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। तो ये बात जो मैंने बोला उसको याद रखना है, ये अनुच्छेद 124 में लिख रखा है। आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा कहां से कहां तक दी गई है, तो भाग 5 कौन सा है? भाग 5 का अध्याय 4 है दोस्तों। भाग 5 का अध्याय 4, जिसमें से संघ की न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है, जो अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक लिख रखा है। अनुच्छेद 124 से 147 तक के सर्वोच्च न्यायालय यानी संघ की न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है। कौन सा? अध्याय 4 है, भाग 5 है, अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक। तो इन पूरे अनुच्छेदों को हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करेंगे। तो देखिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 124 में क्या लिख रखा है मैंने बता दिया। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे, है ना। तो
तो 124 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद को दी गई है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको दी गई है? संसद में निहित है। संसद अभी तक 6 बार न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर चुकी है दोस्तों, बताओ, है ना। संसद अभी तक 6 बार न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर चुकी है, जो निम्नानुसार नीचे दिए गए हैं। तो पहले मूल संविधान में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था और संविधान लागू हुआ था, उस टाइम में टोटल संख्या 8 थी। 8 में से एक मुख्य न्यायाधीश था प्लस 7 अन्य न्यायाधीश थे, है ना। जब सबसे पहले मूल संविधान में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था और उसके बाद जब लागू हुआ था, जब उसके बाद 1996 में इसकी संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई, एक मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य न्यायाधीश कर दिए गए। उसके बाद 1960 में एक बार और संख्या बढ़ाई गई, जिसमें 14 थे टोटल, 14 कर दिए गए, एक मुख्य न्यायाधीश और 13 अन्य न्यायाधीश। उसके बाद 1977 में 18 हो गई, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 17 अन्य न्यायाधीश हो गए। उसके बाद 1986 में 26 हो गई इसकी संख्या, एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश हो गए। उसके बाद 2009 में 31 हो गई इसकी संख्या, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हो गए। फिर 2019 के बाद अब तक नहीं बढ़ी है, 2019 में इसकी संख्या बढ़ाकर 34 कर दी गई। 34 में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं दोस्तों वर्तमान में। तो वर्तमान में 34 है, बोला ना मैंने, 34 है, शुरू में पढ़े थे। तो 2019 में 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो ये एक अनुच्छेद याद रखना है, एक अनुच्छेद ये इंपॉर्टेंट है। इस अनुच्छेद में क्या बताया गया है? इस अनुच्छेद में क्या बताया गया है? तो यही अनुच्छेद में, ये अनुच्छेद याद रखें, क्या बोला है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद में निहित है, अभी तक 6 बार कर चुकी है, मैंने बता दिया। तो ये वाला एक याद रखना है, अनुच्छेद 124 इंपॉर्टेंट है ना। अनुच्छेद 124 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें दोस्तों। इसमें मैंने बता दिया क्या क्या लिख रखा है इंपॉर्टेंट वाला, है ना। तो देखो अनुच्छेद 124 में क्या लिख रखा है? अनुच्छेद 124 में लिख रखा है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। उसके बाद अनुच्छेद 124 का 1 है दोस्तों। 124 के 1 में ये बात लिख रखी है, यहां जो लिखी वाली है 1 में ये बात लिख रखी है, संविधान का अनुच्छेद 124 के 1 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 1 के अनुसार प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के कुल मुख्य न्यायाधीश 7 थे। मैंने बताया कुल मुख्य न्यायाधीश यहां 7 थे, है ना। 7 + 8 थे मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश निश्चित किए गए थे। परंतु इस अनुच्छेद में संसद को न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? 124 का 1, है ना। संसद को न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति प्रदान करता है, 124 का 1 याद रखना है। यह अनुच्छेद इतना ही कंप्लीट। अब बात करते हैं अगला, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। देख तो इनको नियुक्ति कैसे होगी इसके बारे में पता ही नहीं था हमको। तो इसकी नियुक्ति के लिए क्या किया गया? इनकी नियुक्ति के लिए 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के तहत 14 के द्वारा एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं NGAC, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसका नाम था पूरा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया गया था। किंतु 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया दोस्तों, कि यह संविधान के खिलाफ है, असंवैधानिक घोषित कर दिया और यह बंद हो गया। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है इसका गठन क्यों किया गया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन क्यों किया गया था और किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 99वां संविधान संशोधन 2014 के द्वारा एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। किंतु वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, इतना याद रखें। अगला है संविधान का अनुच्छेद 124 का 2। 124 का 2 इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया ये समझना है अपने को। इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है दोस्तों, 2 है ये, है ना। एक में क्या किया गया, एक में क्या कहा गया था, जो लिखा है वही वाला मैंने बताया, है ना, नियुक्ति के बारे में। 2 में क्या कहा गया है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 का 2 में प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय के कुछ
न्यायाधीश जिस राष्ट्रपति इस आदेश के लिए जितने न्यायाधीश के परामर्श को उपयुक्त समझे के परामर्श के बाद की जाएगी, यह बताया गया था दोस्तों, यह बताया गया था। तो क्या हुआ, 124 के तहत भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श से, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श के पश्चात उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। यह बात लिख रखी है इसमें, प्रत्येक न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। मुख्य न्यायाधीश में भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायाधीश से सदैव परामर्श लेगा। नियुक्ति के लिए नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायाधीश से सदैव परामर्श लेगा और मुख्य न्यायाधीश 4 वरिष्ठ न्यायाधीश से परामर्श लेगा। जो मुख्य न्यायाधीश 4 वरिष्ठ न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश भेजेगा कि इसकी नियुक्ति हम कर रहे हैं। इसे ही कॉलेजियम यानी कोलेजियम प्रणाली के नाम से जाना जाता है, इसे ही कोलेजियम प्रणाली के नाम से जाना जाता है। किंतु मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये कोलेजियम प्रणाली क्या है, इससे क्वेश्चन आते हैं, इसको समझो। कोलेजियम प्रणाली क्या है दोस्तों, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं ये क्या है कोलेजियम प्रणाली। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कोलेजियम या कॉलेजियम बोलेंगे उसको, या कोलेजियम प्रणाली क्या है, तो यह एक प्रणाली है जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। क्या बताया मैंने, यह एक प्रणाली है जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। कोलेजियम प्रणाली का प्रावधान संविधान में नहीं है, याद रखना है दोस्तों। कोलेजियम प्रणाली का प्रावधान संविधान में नहीं है, ना ही इसकी उत्पत्ति संसद द्वारा प्रख्यापित किसी विशिष्ट कानून से हुई है, बल्कि यह सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से समय समय पर विकसित हुई है कोलेजियम प्रणाली, है ना। उसके बाद आगे समझिए, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कभी, ये कोलेजियम प्रणाली क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसके नेतृत्व वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, जिसका नेतृत्व वर्तमान यानी निवर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं दोस्तों, शामिल होते हैं, है ना, शामिल होते हैं। वैसे ही हाई कोर्ट कोलेजियम का नेतृत्व उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। कोलेजियम की संसद या चयन के बारे में सरकार आपत्ति कर सकती है दोस्तों। कोलेजियम प्रणाली की पसंद या चयन के बारे में सरकार आपत्ति कर सकती है और स्पष्टीकरण भी मांग सकती है। तो यही है कोलेजियम प्रणाली जो मैंने आपको बोल के बताया यहाँ पे। आ गया होगा समझ आपको, है ना, आ गया होगा। क्योंकि कोलेजियम प्रणाली क्यों लाया गया था, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 124 के 2 में लिख रखा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह के बाद करता है, लेकिन संविधान इन नियुक्तियों के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है, नहीं की गई है, इसलिए यह बनाई गई है कोलेजियम प्रणाली। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखो यहां से, संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया था। तो संविधान का अनुच्छेद 124(2) में उपबंध है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वो 65 वर्ष पूरी ना कर ले, यानी 65 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट करेगा, नहीं तो 65 साल तक के नौकरी करेगा, यानी नौकरी नहीं पद पर रहेगा, 65 साल तक पद पर रहेगा। अब मान लो कोई 60 साल में बनता है तो वो 5 ही साल करेगा और रिटायर हो जाएगा, यानी 65 साल रखी गई है दोस्तों। एक बात याद रखना, कितने साल रखी गई है, 65 साल रखी गई है, 65 साल, है ना। 65 साल का भी पूछा जा सकता है, कितने साल, इनकी उम्र 65 साल। ये कहाँ लिख रखा है, अनुच्छेद 124 के 2 में। अगला है उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बनाएगा। तो क्या नियम बनाएगा, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी लेगा, पहले मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बना सकता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय।
उसके बाद अगला है, उच्चतम न्यायालय में संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम 5 न्यायाधीश होनी चाहिए। अगर कोई सुनवाई करना है तो उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होनी चाहिए। जबकि अन्य मामलों है ना, संबंधित मामले, यहां पे बोला है संविधान से संबंधित मामलों के लिए 5 और अन्य मामलों का निर्णय सामान्यता 3 न्यायाधीश की पीठ करती है। 3 न्यायाधीश बैठालते हैं और 3 न्यायाधीश की पीठ इसका फैसला करती है। संविधान में इसे पीठ के नाम से जाना जाता है। संविधान में कितनी पीठ बैठी है उसके नाम से जाना पड़ता है, किस लिए पीठ बैठी है। अगला है संविधान का अनुच्छेद 124 का 4। 124 के 4 में क्या कहा गया है, सबसे पहले सुन लो, है ना, के प्रावधान के अनुसार साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। किसको? मुख्य न्यायाधीश को। तो संविधान का अनुच्छेद 124 का 4 में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है। किस आधार पर? साबित कदाचार यानी बुरा व्यवहार और उसका असमर्थ यानी कार्य करने में असमर्थ है, उसके आधार पर ही उसे हटाया जा सकता है। इस हटाने की प्रक्रिया को ही महाअभियोग प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। महाभियोग प्रक्रिया संसद के दोनों सदन में विशेष बहुमत से पारित की जाती है। महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा ही उन्हें पद से हटाया जाता है। अगला है, उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से भारत का राष्ट्रपति संसद की सिफारिश के आधार पर हटा सकता है। भारत का राष्ट्रपति संसद की सिफारिश के आधार पर हटा सकता है। जब संसद विशेष बहुमत द्वारा हटाए जाने संबंधित प्रस्ताव को राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखती है तो राष्ट्रपति हटाने का आदेश देता है। संसद के दोनों सदनों से पारित बहुमत के द्वारा ही हटाया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है और लगाई जाती है, याद रखना है ना। अगला अनुच्छेद है संविधान का अनुच्छेद 125 का 1 में प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा समय समय पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन का प्रावधान कर सकती है। वेतन के बारे में बता सकती है, ये बोला है यहाँ पे। तो अनुच्छेद 125 में क्या लिख रखा है दोस्तों? न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के बारे में लिख रखा है। संविधान का अनुच्छेद 125 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे, है ना, दिए जाएंगे, जो संसद या भारत की संचित निधि से निर्धारित है। संसद द्वारा भारत की संचित निधि से निर्धारित है। संसद द्वारा भारत की संचित निधि से निर्धारित है ना। 125 में लिख रखा है ये बात, वेतन और भत्ते। लेकिन 125 के ए में क्या लिख रखा है? संसद विधि द्वारा समय समय पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का प्रावधान करेगी। अगला फैक्ट है संविधान का अनुच्छेद 124 का 6 में उपबंध है कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष संविधान की तीसरी अनुसूची ना कि दूसरी अनुसूची दिए गए प्रावधानों के अनुसार शपथ लेगा। तो तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख मिलता है, आपको पता होगा, है कि नहीं, शपथ का। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(6) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के वेतन आदि संबंधित दूसरी अनुसूची में और शपथ तीसरी अनुसूची में। तो वेतन की बात दूसरी अनुसूची में और शपथ की बात तीसरी अनुसूची में दी गई है, इसको याद रखना है, ना कि दूसरी अनुसूची में तो वेतन की बात है, ये शपथ की बात हो रही है ना। तो ये अनुच्छेद याद रखना है, इसमें शपथ का उल्लेख मिलता है। अगला है संविधान का अनुच्छेद 125 में क्या कहा गया है? तो 125 में वही बताया गया वेतन के बारे में, है ना। उच्चतम न्यायालय के वेतन आदि संबंधित उपबंध दिए गए हैं। संसद विधि द्वारा समय समय पर वेतन का निर्धारण करेगी। न्यायाधीश को वेतन संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत दिया जाता है। दूसरी में वेतन के बारे में है और भारत संचित निधि द्वारा भारित होती है, किंतु संसद में इसे मतदान के लिए नहीं रखा जा सकता, है ना। वेतन के मतदान के लिए नहीं रखा जा सकता, अर्थात संसद में मताधीन नहीं है, ये मताधीन नहीं है, याद रखना है। वेतन की बात मताधीन नहीं है ना। वेतन संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत दिया जाता है, संचित निधि द्वारा भारित होता है, किंतु संसद में इस मतदान के लिए नहीं रखा गया है कि वेतन कितना मिलेगा, क्या मतदान के लिए संसद के मताधीन है ये। अगला है संविधान का अनुच्छेद 124 का 7। संविधान के अनुच्छेद 124 के 7 के अनुसार कोई व्यक्ति जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता। इस प्रकार न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्ति न्यायिक स्वतंत्रता को समाप्त या कम कर सकती है ना। न्यायिक स्वतंत्रता को समाप्त कर सकती है। अगर कोई रिटायर्ड जज कहीं कुछ काम करेगा तो वो न्यायिक स्वतंत्रता को कम कर सकती है, इसलिए ये प्रावधान रखा गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(7) में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकते। तो ये याद रखना है, वकालत या कार्य नहीं कर सकते, वो यहाँ पे लिखा है
124 के साथ में। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 130। संविधान के अनुच्छेद 130 में यह उपबंध है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियमित करे। तो ये वही बताया गया अनुच्छेद 130 में सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। उपबंध यह है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान, कोई और अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट हो सकता है दोस्तों, हो सकता है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करेगा तो हो सकता है ना, नियत करेगा, राष्ट्रपति के अनुमोदन से नियत करेगा तो हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। 130 में क्या लिख रखा है समझ में आ गया। अगला है अनुच्छेद 140। संविधान का अनुच्छेद 140 के तहत संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अनुपूर्वक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध बना सकती है। तो अनुच्छेद 140 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सहायक शक्ति से संबंधित है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अनुच्छेद 140 का संबंधित है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सहायक शक्ति, सहायता के लिए शक्ति देने से संबंधित है ना, बस इतना याद रखना है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के तहत न्यायिक न्यायालय है, इसलिए उसको संविधान का शक्ति देने का प्रदान करता है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 140 भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सहायक शक्ति से संबंधित है, कभी पूछा तो सहायक शक्ति से संबंधित है। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुपूरक शक्ति प्रदान करने के लिए उपबंध बना सकती है, और शक्ति प्रदान करने के लिए उपबंध बना सकती है। अगला है संविधान का अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान रखता है। तो है ना, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 के अनुसार जब सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को जारी करने या आयोजित करने के लिए स्थायी न्यायाधीशों की एक न्यूनतम संख्या यानी कोरम की आवश्यकता होती है। कोरम की आवश्यकता होती है कितने जज रहेंगे करके, कोरम की आवश्यकता होती है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को एक निर्दिष्ट समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नामित कर सकता है दोस्तों, नामित कर सकता है। यही बात 127 में लिख रखी है। संविधान के अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, मान लो कितनी नियुक्ति करना है, कितने लोगों को रखना है वहां, है ना, कोरम संख्या, न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, ये बना सकता है, ये बना सकता है। वही बात यहां पे लिखी है। क्या समझ में आया? सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को जारी करने, जो सत्र शुरू होता है, सत्र को जारी करने या आयोजित करने के लिए स्थायी संख्याओं का एक न्यूनतम कोरम की आवश्यकता होती है ना, कितने रहेंगे टोटल उसकी आवश्यकता होती है। तो उसकी नियुक्ति से संबंध में प्रावधान बना सकता है, यही बोला है इसमें। संविधान का अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के संबंध में प्रावधान है ना। इसके तहत भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय उच्चतम या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बैठक में उपस्थित कर सकता है, कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है। ऐसे संबंधित व्यक्ति राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है। इस प्रकार बैठने और कार्य करने की दौरान यह ऐसे भत्तों का हकदार भी होगा। अब कार्य करेगा तो हकदार भी होगा, जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित होता है। तो ये इसमें यही कहा गया है। ये एक अनुच्छेद में समझने वाली बात है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ समझ में जाएगा। अनुच्छेद 128 में क्या कहा गया है? उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति यानी कि जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं उनकी उपस्थिति, वो फिर से बैठ सकते हैं, बोल रहा है, फिर से बैठ सकते हैं। जो रिटायर्ड हो गए हैं वो फिर से उपस्थित हो सकते हैं कुछ काम पड़ने पर, है ना, कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है। किनको? रिटायर्ड वालों को। ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भी किया जा सकता है, राष्ट्रपति के बिना अनुमति से भी उसको बैठाया जा सकता है। बैठने और कार्य कर सकता है, बैठने और कार्य कर सकता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज में डिस्कस करना है या कार्य करना है तो बैठने और कार्य कर सकता है। भत्तों का हकदार भी होगा, वो रिटायर्ड हो जाएगा, उसके बाद अगर कार्य कर रहा है, जितना भी कार्य करेगा तो भत्तों का हकदार भी होगा, जो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अवधारित होता है। अगला है संविधान का अनुच्छेद 126। क्या कहता है 126, है ना? इसमें भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। तो क्या बोला है इसमें? भारत में कार्यवाहक एवं कार्यवाहक, मान लो कार्यवाहक बनाना है ना, किसी को मान लो मुख्य न्यायाधीश अब्सेंट है तो वहां पे किसी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाना है, तो कहां से बनाएंगे उसके बारे में बात की गई है यहाँ पे। तो अनुच्छेद 126 में भारत के कार्यवाही या कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान इसमें किया गया है। यानी जब भारत का मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्य
अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीश में से एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करेगा, है ना, नियुक्त करेगा। मान लो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है, तो जो अन्य न्यायाधीश हैं ना, बहुत सारे जो अन्य न्यायाधीश है 33, उनमें से एक को राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करेगा और इस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। यानी उस अन्य न्यायाधीश में से एक को उसके पद में बैठा लेंगे और राष्ट्रपति ऐसा कार्य करेगा जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करेगा कि आप यहाँ बैठिए जब तक कि वो पद खाली है, अब्सेंट है, तब तक। वही बात की गई है। तो समझ में आ गया 126 में क्या कहा गया, बड़ा आसान है ना। तो ये अनुच्छेद याद रखना है दोस्तों। तो ये मैंने सामने के अनुच्छेद बताया, पूरे काम की जानकारी आपको, और आपको अब पढ़ना है धमाकेदार तरीके से। ये तो मेरा लेक्चर था, है कि नहीं। आगे और चलते हैं, अपन कहाँ तक आए हैं अभी। उसके बाद क्या बोला गया है, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित स्थितियों में की जा सकती है। किसकी नियुक्ति, ये इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित स्थितियों में की जा सकती है। जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, जब तो करेगा, 126 के तहत की बात हो रही है ना। अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, मान लो कहीं गया है, अनुपस्थित है। मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो, वो असमर्थ है, अपने दायित्वों का ढंग से निर्वहन नहीं कर पा रहा हो। उच्चतम न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए संबंध में राष्ट्रपति किसी की सलाह और परामर्श नहीं लेता। राष्ट्रपति अपने हिसाब से उन अन्य न्यायाधीशों में से एक्टिंग चीफ जस्टिस बना देता है ना। वहाँ जो अन्य न्यायाधीश, उसमें से किसी को एक्टिंग चीफ जस्टिस बना देता है, ये बात की गई है। तो उच्चतम न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति के संबंधित कौन करता है, राष्ट्रपति किसी भी सलाह या परामर्श नहीं लेता, वो कर सकता है। यही बात मैंने बोल के बताया था। आगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 132 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये, है ना। 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और संविधान का अनुच्छेद 226 के तहत राज्य के उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। रिट जारी करने की शक्ति देता है। रिट यानी WRITE रिट जारी करने की शक्ति देता है, जिसे हिंदी में प्रमेल भी बोलते हैं। प्रमेल, हिंदी में इसको रिट को प्रमेल या समावेदन भी कहा जाता है। समावेदन भी कहा जाता है, रिट जारी करने की शक्ति देता है। सबसे पहले तो अनुच्छेद 32 के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या लिख रखा है, तो अनुच्छेद 32 में यदि मूल अधिकार, जो अपना मूल अधिकार का उल्लंघन या हनन होता है, यदि मूल अधिकार का उल्लंघन या हनन होता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है। 5 प्रकार की रिट, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रिट जारी करती है। 5 प्रकार की रिट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसी प्रकार उच्च न्यायालय भी 5 प्रकार की रिट जारी करती है, उसके बारे में ही मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है दोस्तों। अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है, जिसका उद्देश्य भाग 3 जो है अपना, जिसका उद्देश्य भाग 3 मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर, भाग 3 में उल्लेखित यानी भाग 3 में उल्लंघित या जो लिख रखा है जितने अनुच्छेद, भाग 3 में उल्लंघित मूल अधिकार के संरक्षण हेतु गारंटी प्रदान करता है। उसके संरक्षण हेतु गारंटी प्रदान करता है हमको अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 भाग 3 में जितने भी अनुच्छेद लिख रखे उसके, यानी जितने भी अनुच्छेद लिख रखे उसके उल्लंघन के संरक्षण यानी उल्लंघन होने पर गारंटी प्रदान करता है, संरक्षण के हेतु गारंटी प्रदान करता है, तथा प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचार की व्यवस्था भी करता है। देखो, मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर हमें गारंटी देता है कि आपको न्याय मिलेगा, और प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचार की व्यवस्था भी करता है कि अगर इसमें आपका हनन हुआ है या उल्लंघन हुआ है तो उसकी गारंटी देता है
है ना, संरक्षण की गारंटी देता है तथा प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचार की व्यवस्था भी करता है। उसमें उपचार के बारे में बताया गया है कि मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो आप कैसे क्या कर सकते हैं करके। तो अनुच्छेद 32 में जो बात लिख रखी गई है वही बात अनुच्छेद 226 में लिख रखी है, लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है और ये उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। इतना समझ में आया क्या? अब आपको बताता हूं अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 मूल अधिकार के उल्लंघन या हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है जो निम्न लिखित है। तो पहली रिट का नाम क्या है? पहली रिट का नाम है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस नाम है पहली रिट का। इसका मतलब होता है शरीर उपलब्ध कराना। हेबियस कॉर्पस का अर्थ होता है शरीर उपलब्ध कराना, यानी 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को पेश करना या शरीर उपलब्ध कराना, है ना, उसको बोल सकते हैं हम शरीर उपलब्ध कराना। इंग्लिश में बोलेंगे टू हैव द बॉडी। व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए है ये, टू हैव अ बॉडी यानी शरीर उपलब्ध कराना। ये एक प्रकार की रिट जारी करता है। दूसरी प्रकार की रिट का नाम है मैंडामास। MUS है, मैंडामास बोलते हैं उसको, मैंडामास। इसको इसका एक और नाम है वी कमांड, यानी कि हम आदेश देते हैं। कौन आदेश दे रहा है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, हम आदेश देते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन वी कमांड, है ना, आदेश देते हैं। इसका मैंडामास का मतलब वी कमांड भी होता है, आदेश देते हैं, याद रखना है। दूसरे के अलावा तीसरी रिट जारी कर सकता है जिसका नाम है को वारंटो, क्यू वारंटो, WARRANTO, क्यू वारंटो, है ना। इसका अर्थ होता है आपको क्या हक है। ये कोर्ट बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है, जिसने उल्लंघन किया है उसको बोलता है, उसके लिए है ये, आपको क्या हक है कि इसके मूल अधिकार का आपने उल्लंघन किए। इसलिए इसका हिंदी में अर्थ होता है, इसको बोल सकते हैं आपको क्या हक है, आपको क्या हक है, को वारंटो। इसके बाद एक और होता है दोस्तों जो हिंदी में बता रहा हूं मैं, प्रतिषेध। चौथे नंबर का प्रतिषेध। चौथे नंबर क्या है? प्रतिषेध। इसको क्या बोला गया है? इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? मना करना। इसका मतलब होता है मना करना, यानी कोर्ट मना कर देती है, मना करना, या रोक देना, कोई चीज में रोक लगा देती है, रोक देना, या टू स्टॉप भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, टू स्टॉप, स्टे लगा देना, है ना, स्टे लग जाता है ना कई जगह, तो स्टे लगा देना। तो इसके क्या क्या अर्थ है प्रतिषेध का अर्थ मैंने बता दिया, मना करना, रोक देना, या फिर स्टॉप टू स्टे, है ना ये। उसके बाद है पांचवा जिसका नाम है, 5 प्रकार की रिट बताया था मैंने, उत्प्रेषण। इसका मतलब है न्यायालय के आदेश को खंडित करना। उत्प्रेषण का अर्थ होता है न्यायालय के आदेश को खंडित करना। तो मैंने वही बताया यहाँ पे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। 5 का नाम मैंने बता दिया। एक का नाम है हेबियस कॉर्पस जिसका अर्थ होता है शरीर उपलब्ध कराना। दूसरा नाम है मैंडामस जिसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तीसरा होता है को वारंटो जिसका अर्थ होता है कि आपको क्या हक है, आपको क्या हक है। चौथा होता है प्रतिषेध जिसका मतलब है क्या, मना करना, रोकना, स्टॉप, स्टे लगा देना। आखिरी होता है 5वां वाला उत्प्रेषण जिसका मतलब होता है न्यायालय के आदेश को खंडित करना, है ना। इसी कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा संविधान की आत्मा किसने कहा या किस अनुच्छेद को कहा है। अगर ये नहीं देगा तो फिर ये लिख के देगा जो जिस भाग में लिखा हुआ है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, यानी इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में 32 को HEART हार्ट एंड SOUL सोल कहा है। सोल का मतलब ही तो आत्मा होता है दोस्तों, है ना। हार्ट एंड सोल किसने कहा है? अंबेडकर जी ने कहा है, याद रखना है। पूछा जा सकता है कौन से अनुच्छेद को कहा है, ये पूछेगा। 32 को किसने कहा है, ये पूछा जा सकता है। ये ऑप्शन नहीं देगा तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है, याद रखना है ना। मैंने बता दिया अनुच्छेद 32 अपने आप में एक मूल अधिकार है।
जो ये हमको गारंटी देता है कि भाग 3 में जितने भी अनुच्छेद है, मौलिक अधिकार जितने भी है, उसका उल्लंघन होने पर उसके संरक्षण हेतु गारंटी देता है हमको अनुच्छेद 32, और उसके अलावा उसको सुलभ और संक्षेप उपचार की व्यवस्था भी करता है। तो इतना समझ में आ गया। वैसी जी बात हाई कोर्ट के लिए लिख रखी है अनुच्छेद 226 के तहत। तो 226 के तहत भी 5 प्रकार की रिट जो इधर बताया वैसे ही इधर है, बाद में पढ़ेंगे आगे। अगला है, अरे वही चीज़ तो यहाँ लिख रखी है, मैंने देखा नहीं था, फिर से बोल के बता देता हूँ। मूल अधिकार के उल्लंघन पर नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अपील कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, हमारा ये उल्लंघन हुआ है मूल अधिकार का, कौन से भी जिस चीज़ का उल्लंघन हुआ है। मूल अधिकार के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है दोस्तों। तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत कर सकता है, और उच्च न्यायालय किसके तहत कर सकता है, अब लिखे 226 के तहत, है ना। बस सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकार के अतिरिक्त अन्य मामलों में रिट जारी कर सकता है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकार के उल्लंघन पर, लेकिन उच्च न्यायालय अन्य मामलों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है, रिट जारी करने की शक्ति है। इस तरह उच्च न्यायालय को रिट जारी करने के संबंध में आधिकारिक उच्च न्यायालय से ज्यादा व्यापक शक्तियां किसको है, ज्यादा व्यापक शक्तियां उच्च न्यायालय को है, ना कि सुप्रीम कोर्ट को। एक बात याद रखना, उच्चतम न्यायालय से ज्यादा व्यापक शक्ति उच्च न्यायालय से ज्यादा व्यापक शक्ति नहीं, सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा व्यापक शक्ति रिट जारी करने की उच्च न्यायालय के पास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मूल अधिकार के अतिरिक्त अन्य मामलों में किसको दिया गया है, उच्च न्यायालय को, इसलिए उच्च न्यायालय को ज्यादा शक्ति याद रखना है। अगला फैक्ट देखते हैं, उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रक्षक या संरक्षक, किसको, मौलिक अधिकार का संरक्षक या रक्षक किसको माना जाता है, उच्च न्यायालय को माना जाता है। और संविधान का रक्षक भी सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, याद रखना है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक माना जाता है, और मौलिक अधिकार का भी रक्षक उच्च न्यायालय को माना जाता है, याद रखना है ना। उच्चतम न्यायालय को माना जाता है मौलिक अधिकार का रक्षक। उसके बाद देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय का अपीली यानी प्रार्थना क्या क्या कर सकते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय का अपीली न्यायालय है, सर्वोच्च अपीली न्यायालय, उसके बारे में यहाँ पे लिख रखा है। तो सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च अपीली न्यायालय है दोस्तों, है ना। संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित मामलों में अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त है। कौन से मामले में, तो संवैधानिक मामलों में है अनुच्छेद 132 के तहत, दीवानी मामले सिविल मामले में है अनुच्छेद 133 के तहत, आपराधिक मामले या फौजदारी मामले में है कितना, अनुच्छेद 134 के तहत, और उच्च न्यायालय द्वारा दी गई विशेष इजाजत से अपील कर सकते हैं किसके तहत, अनुच्छेद 136 के तहत। उच्च न्यायालय द्वारा दी गई विशेष इजाजत से अपील कर सकते हैं किसके तहत, अनुच्छेद 100। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या चीज़ करके। सर्वोच्च अपीली न्यायालय की बात की गई है, तो यहाँ पे बात हो रही है सबसे पहले अनुच्छेद 132 की। तो संवैधानिक मामले यानी अनुच्छेद 132 में उच्च न्यायालय के किसी निर्णय या चाहे वह दीवानी हो, सिविल हो या फौजदारी किसी भी कार्यवाही से संबंधित हो, सर्वोच्च न्यायालय की अपील की जा सकती है किसमें, अनुच्छेद 32 में ये लिख रखा है ना। संवैधानिक मामले के बारे में बताया गया है ये। उसके बाद ये है अनुच्छेद 132 में संवैधानिक मामले आएंगे। अनुच्छेद 132 के तहत आप अपील कर सकते हैं संवैधानिक मामले चाहे वो सिविल मामले हो या फौजदारी मामले हो, है ना, चाहे वो दीवानी मामले हो या आपराधिक मामले हो, दोनों की अपील यहाँ की जा सकती है। अगला है अनुच्छेद 133 जिसमें दीवानी या सिविल मामले आते हैं। अनुच्छेद 133 के तहत अपील की जा सकती है। दीवानी मामले क्या होते हैं दोस्तों, दीवानी मामले क्या होते हैं, उसको इंग्लिश में सिविल मामले बोलते हैं। तो इसमें विवादों में पार्टियां होती, दो पक्ष होता है, विवादों में पार्टियां दो पक्ष होता है, अपना अधिकार जताती है कि मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। अधिकार पर विवाद उत्पन्न होता है, ऐसे में मेरा है मेरा बोलते हैं। तो जैसे संपत्ति का अधिकार हो गया, स्वामित्व का अधिकार, संपत्ति का बंटवारा, अनुबंध के अधिकार इत्यादि, जैसे पैसा वसूली के अधिकार मामले, संपत्ति के मामले, मानहानि के मामले, लापरवाही इत्यादि के मामले दीवानी मामले के कुछ उदाहरण हैं दोस्तों। तो इसके अंतर्गत दीवानी मामले आते हैं। दीवानी मामले यानी ऐसे मामले जो विवादों में पार्टी या पक्ष, दो पक्षों के बीच होता है, वो बोलता है मेरा है, वो बोलता है मेरा है, ऐसे में विवाद उत्पन्न होते हैं और फिर ये मामले कोर्ट में जाते हैं। जैसे कि संपत्ति का मामला, जैसे भाई अपना अपना लड़ रहा है, मेरी जमीन इतनी है, मेरी इतनी है, ऐसे वाले मामले, है ना। या और कई सारी जैसे मानहानि के मामले, किसी के ऊपर मानहानि का दावा कर दिया जाता है। संपत्ति का मामला, पैसा वसूली का मामला, किसी ने पैसा एक में को दिया और उधार दिया और वापस ही नहीं दे रहा है, तो ऐसे मामले दीवानी या सिविल मामले के अंतर्गत आते हैं। तो यह अनुच्छेद 133 के तहत
उसमें अपील कर सकते हैं। उसके बाद एक होता है आपराधिक मामले या फौजदारी मामले, जो अनुच्छेद 134 के तहत है। तो फौजदारी मामले किसी आपराधिक कृत्य से संबंधित होते हैं दोस्तों, किसी आपराधिक यानी कोई अपराध किया है किसी ने, नाम से ही पता चल रहा है आपराधिक कृत्य से संबंधित होते हैं। यह आपराधिक सार्वजनिक गलती अथवा अपराध होता है। सार्वजनिक गलती सबके द्वारा भी हो सकती है, या अपराध होता है जैसे चोट पहुंचाना अथवा जख्मी करना, किसी को चोट पहुंचा दिया, किसी को चाकू से जख्मी कर दिया, चोरी करना इसके अंतर्गत आता है आपराधिक मामलों के अंतर्गत, डकैती, हत्या, अपहरण इसके अंतर्गत आता है आदि। इसके कुछ उदाहरण है। अपराध करने वाले व्यक्ति को अभियुक्त कहा जाता है, अभियुक्त कहा जाता है। अपराध करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, जो अपराध करता है उसको अभियुक्त, अभियुक्त कोर्ट की भाषा में अभियुक्त कहा जाता है ना। तो समझ में आ गया आपराधिक मामले के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, चोट पहुंचाना अथवा जख्मी करना, चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण आदि इसके कुछ उदाहरण है। फौजदारी मामले है ना, आपराधिक कृत्य से संबंधित होते हैं। तो ये इसके लिए अपील कर सकते हैं कहाँ में, अनुच्छेद 134 में। बात करेंगे उच्च न्यायालय द्वारा दी गई विशेष इजाजत से अपील किसके तहत की जा सकती है। इजाजत से अपील किसके तहत, अनुच्छेद 136 के तहत, अनुच्छेद 136 के तहत। तो संविधान का अनुच्छेद 136 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री हो गया, अवधारणा, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील करने का विशेष आज्ञा दे सकता है। इस अनुच्छेद के तहत विशेष आज्ञा दे सकता है, इस अनुच्छेद के तहत। इतना ही याद रखना है। तो यहाँ समझ में आया कि अनुच्छेद 132 याद रखना है, अनुच्छेद 132 याद रखना है संवैधानिक मामले, अनुच्छेद 133 दीवानी या सिविल मामले, आपराधिक फौजदार मामले 134 और कोई भी मामला 136। इजाजत लेना है तो काय से, अनुच्छेद 136 के तहत। अब बात करते हैं न्यायालय के कुछ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। न्यायालय को क्या क्या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सौंपे गए हैं उनके बारे में हम फटाफट से डिस्कस करेंगे।